हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनप्रेसिडेंटेड ज्ञान चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई क्या है और सीईटी क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये दोनों किन नौकरियों में अप्लाइड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, तो ये क्या होता है और कौन सा टेस्ट देना होगा गवर्नमेंट जॉब से पहले, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एजेंसी का काम होता है आपसे फॉर्म भरवाना, एडमिट कार्ड जारी करना, आपके सेंटर्स को देखना, चीटिंग को रोकना, फिर आपके रिजल्ट्स को देखना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी एजेंसी के लिए। तो पहले एसएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी, आरआरबी रेलवे का एग्जाम को कंडक्ट कराती थी और आईबीपीएस बैंक का एग्जाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब एक ही एजेंसी इन तीनों का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। मतलब इन तीनों का सब कुछ एक ही एजेंसी करवाएगी, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरआई। और ये एजेंसी जो एग्जाम लेगी उस एग्जाम का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। मतलब जो व्यवस्था करेगी एग्जाम की उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरआई, और जो आप एग्जाम देने जाएंगे उस एग्जाम को कहेंगे सीईटी। अभी आप एग्जाम देने जाते थे तो क्या कहते थे? आप कहते थे कि रेलवे का देने जा रहे हैं, आईबीपीएस का देने जा रहे हैं, एसएससी का देने जा रहे हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। आपके मन में जो भी डाउट है उसे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये लागू कब से होगा? तो ये लागू 2021 से होगा। ये किस किस चीजों पर लागू होगा? तो ये एसएससी, रेलवे और बैंक पे लागू होगा। प्राइवेट चीजों पे ये लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पदों पर भी लागू नहीं होगा। इसका जो एग्जाम लिया जा रहा है वो साल में 2 बार लिया जाएगा और इस एग्जाम को पास करने वाले को समझा जाएगा कि उसने रेलवे, बैंक, एसएससी का पीटी क्वालिफाई कर लिया है। ये जो सीईटी एग्जाम है ये सिर्फ आपको इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि आपने पीटी एग्जाम को पास कर लिया है। लेकिन मेंस तीनों लेगी, कोई चेंजिंग नहीं आया है। पहले आप तीनों के लिए अलग अलग प्री देते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ एक बार सीईटी पास करना है और फिर आप तीनों में से किसी का भी मेंस दे सकते हैं। इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। और इसमें 1000 के लगभग सेंटर दिए गए हैं। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर रहेगा। एक बात और, पहले क्वेश्चन पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में हुआ करते थे, लेकिन अब संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन 22 भाषाओं में से 12 भाषा में आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो स्कोर आप सीईटी में लाइएगा वही आपका कट ऑफ माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीईटी में 100 में से 70 आया तो आप ये समझ जाए कि आपको प्री में 70 नंबर आया है। अब मान लीजिए कि बैंकिंग ने कहा कि जिसका सीईटी में 80 नंबर आया है वो मेंस देगा, लेकिन आपको तो आया है सिर्फ 70 नंबर, तो आप बैंकिंग के मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एसएससी वालों ने कहा कि जिसका सीईटी में 65 नंबर आया है वो मेंस देगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसलिए इस टेस्ट का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। आप अपने एज लिमिट में जितनी बार चाहे आप उतनी बार सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपका जो स्कोर था 70 नंबर, तो आप अगली बार फिर से एग्जाम दीजिएगा और आपका 80 नंबर आ गया, तो वो जो 80 नंबर लेटेस्ट एग्जाम में आया है तो वहाँ से 3 साल तक वैलिड रहेगी। तो इसको आप देते रहिएगा जब तक आपका अच्छा स्कोर न आ जाए। अगर इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कहा है। सीईटी में एसएससी के भी पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा, रेलवे के भी पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा और बैंकिंग के भी पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा। बैंकिंग में इंग्लिश एडवांस्ड होती है, एसएससी में मैथ्स एडवांस्ड होती है और रेलवे में जीएस का दबदबा है। मुझे लगता है कि ये 50-50 नंबर का चारों सब्जेक्ट कर देगा। 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। टोटल आपको 200 नंबर का पेपर देना होगा। सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देगा। आपका जितना नंबर 200 में से आएगा वही आपका कट ऑफ माना जाएगा। जब एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वैकेंसी निकालेंगे और कट ऑफ जारी करेंगे तब आप अपने स्कोर को दिए गए कट ऑफ से मैच करके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एसएससी 10वीं लेवल पर एमटीएस लेती है, 12वीं लेवल पर सीएसएल लेती है और ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल लेती है। तो सवाल आ रहा होगा कि क्या आप एक ही सीईटी के एग्जाम से एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल सबको क्वालिफाई कराएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। आप एक ही सीईटी के एग्जाम से इन सबको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं।
तो आपका जो CET एग्जाम होगा उसके भी 3 प्रकार होगा। एक होगा 10वीं लेवल पर, दूसरा 12वीं लेवल पर और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पर। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया CET के 10वीं लेवल वाला, तो इंडिया में बैंकिंग, रेलवे, SSC की जो भी वैकेंसी आएगी जो कि 10वीं लेवल पे है, तो उसके लिए आपको कहा जाएगा कि आप अपना स्कोर बताइए 10वीं लेवल वाला। मान लीजिए कि आपने 10वीं लेवल वाला CET का एग्जाम दिया है लेकिन 12वीं लेवल वाला नहीं दिया है, तो आप भूल जाइए कि आप CASL में जाएंगे। आप MTS का प्री क्वालिफाई है। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला दे दिया, तो आप CGL के क्वालिफाई है या फिर PO के लिए क्वालिफाई है। आपके मन में एक और डाउट होगा कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल वाला CET दे देंगे तो आप 10वीं लेवल वाले, 12वीं लेवल वाले के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तीनों की सभी लेवल के एग्जाम में बैठे, तो आपको सभी लेवल के CET को पास करना जरूरी है। इसका मतलब कि अगर आपको 10वीं लेवल का कोई भी एग्जाम देना है तो आपको 10वीं लेवल का CET पास करना होगा। उसी तरह से अगर आप 12वीं लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 12वीं लेवल का CET पास करना होगा, और सेम ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है। अब इसे लाया इसलिए गया क्योंकि एग्जाम टाइम से होते नहीं थे, तो जो लड़का रेलवे के पेटी में बैठता था वही चल जाता था SSC के पेटी में भी, तो भीड़ लग जाती थी। लेकिन अभी क्या है, जो इन तीनों का प्री का एग्जाम है वो तो अब CET हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट मेंस में जाना होगा। तो अब इन तीनों को छटा हुआ लड़का मिलेगा। CET को 6-6 महीने में लिया जाएगा 2 बार। 6-6 महीने में एग्जाम लेकर लड़कों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप एलिजिबल है मेंस के एग्जाम देने के लिए। इन तीनों में किसी का भी मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्या सरकार गारंटी लेती है कि 6-6 महीने में वैकेंसी निकालेगी? तो अगर 6-6 महीने में वैकेंसी नहीं आई न तो CET का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 6-6 महीने में वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत ही बेहतरीन होगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अभी एग्जाम को लेकर एक और घमासान है। UGC जो ध्यान नहीं देती थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी 3 साल में सर्टिफिकेट दे रही है। कोई यूनिवर्सिटी 5 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री देती थी। कोरोना में UGC का नींद टूटा है और कह रही कि सभी यूनिवर्सिटी सितंबर तक एग्जाम कंडक्ट करवाइए। इस कोरोना में अगर एग्जाम लिया जाएगा तो स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और इधर सितंबर में JEE और नीट का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। इन दोनों को मिला के लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्म्स फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइजर लगाइएगा। आप जरा बाजार में घूम कर देखिएगा कि कितना लोग मास्क लगाए हुए हैं। देखिए, मेरे हिसाब से JEE और नीट को पोस्टपोन कर देना चाहिए और UGC को सभी यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए कि फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट को ग्रेडिंग देकर पास कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स लाया है तो क्या उसे नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती है न। तो 1 साल अगर UGC बर्दाश्त कर लेगी तो क्या हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए और क्या 6-6 महीने में वैकेंसी निकलनी चाहिए? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल जाए CET के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद।